तो क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों का डिमांड था कि सर रिएक्शन करा दीजिए केमिस्ट्री में। तो बिल्कुल आज हम लेकर हाजिर हैं रिएक्शन पर। केवल एक प्रकार की रिएक्शन नहीं, बल्कि हम 3 प्रकार की रिएक्शन को जानेंगे, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को हम देखने वाले हैं। मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण नाम वाली रिएक्शन मतलब नेमिंग रिएक्शन हम जानेंगे, फिर एक जानेंगे क्या होता है जब वाली रिएक्शन, एक कैसे प्राप्त करने वाले रिएक्शन हम जानेंगे। तो ये तीनों प्रकार की रिएक्शन को आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, अंतिम समय है, हम वही टॉपिक जानेंगे, वही रिएक्शन जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे, बोर्ड एग्जाम 2026 में आएंगे। सुन तो रहे हो ना? तो मैं इतना कहूंगा कि आज के इस वीडियो में कॉपी पे लेकर बैठेंगे, प्रत्येक प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए, समझते हुए, सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। ठीक है ना? चलिए जी। तो अदरवाइज मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अभी तक एक आवश्यक बात सुन ले कि अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो हमें नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं। ठीक है ना? तो यहां पे अब हमारा पहला यहां पे रिएक्शन आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। तो सबसे पहला यहां पे हम बता दे रहे हैं, पूरी किताब से मात्र हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को कराएंगे, जिसमें हमारा पहला आता है बूटस फिटिंग अभिक्रिया। अब ये नेमिंग रिएक्शन पहले हम देख रहे हैं, तो इसमें क्या बताया गया कि जब एल्काइल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड के मिश्रण को सोडियम के साथ शुष्क ईथर में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एल्कीन एरिल बनता है, और इसी को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब बहुत स्टूडेंट होंगे जिनको समझ ही में नहीं आया तो टेंशन ना लीजिए। हम किस लिए हैं जी? हम किस लिए हैं? समझाने के लिए ना, समझा देंगे जी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। चलिए हम समझ भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या चीजें कहा, सबसे पहले यहाँ पे 2 चीजें कह रहा है कि जब हम क्या लेंगे, एल्किल हाइलाइड और एरिल हाइलाइड, यही ना 2 चीजें लेने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम एल्किल हाइलाइड को लेंगे। एल्किल हाइलाइड मतलब RX, ये हमारा क्या है, R क्या है, एल्किल है, और X क्या है, हाइलाइड है। ठीक है? तो एल्किल हाइलाइड को हमने ले लिया, और इसके साथ हम क्या ले लेते हैं, एरिल हाइलाइड। तो एरिल हाइलाइड मतलब बेंजीन रिंग होगा, और इसके साथ एक मान लेते हैं X मतलब हाइलाइड जुड़ गया। तो ये हमारा हो जाएगा एल्किल हाइलाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिल हाइलाइड। और इन दोनों का मिश्रण को सोडियम धातु से क्रिया करेंगे। तो अगर हम सोडियम धातु 2 सोडियम ले लेते हैं, अगर सोडियम धातु से हम क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो यहां पे ये भी हम लिख देते हैं शुष्क ईथर। शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो यहां से देखिए क्या निकलता है, यहां से ये हमारा 2 सोडियम है ना, ये 2 हाइलाइड्स यहां से ये 2 हाइलाइड 2 सोडियम से क्रिया कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे हमारा 2NaX बन जाता है, सोडियम हाइलाइड बनकर ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे बचा ओनली क्या, ये हमारा बेंजीन रिंग है, और ये जो R है ना मतलब एल्किल, ये हमारा X के जगह पर जुड़ जाता है। तो मतलब ये हमारा बेंजीन रिंग है, और इसके साथ यहाँ पर क्या जुड़ गया, हमारा X जुड़ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं एल्किन एरिल। तो ये हमारा एल्किन एरिल बन गया, इसी को बूटस फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं समझ के होंगे। मैं नाम लिख दे रहा हूं, सभी का नाम नीचे जरूर लिखिएगा। ये क्या है, ये हमारा है एल्किल हाइलाइड, ये क्या है, एरिल हाइलाइड, ये हमारा क्या है, सोडियम धातु है। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। ये हमारा क्या है, ये है एल्किन एरीन है। चलिए जी, तो आशा करता हूं आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, पहली बात आप समझ के होंगे, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरा हमारा आता है एल्डोल संघनन।
अब एल्डोल संघनन क्या होता है इसको भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमारा आता है एल्डोल संघनन में कि ऐसी, यहाँ पे लिखा गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में क्षार की उपस्थिति में संयोग करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए इसमें अगर नहीं समझ में आया तो हम समझा दे रहे हैं। सबसे पहले ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम दो एल्डिहाइड लेंगे या दो कीटोन लेंगे, कोई दो आप ले सकते हैं। तो चलिए हम एल्डिहाइड पे ही बता दे रहे हैं। तो एग्जांपल इसका हम क्या देंगे, सबसे पहले हम लेंगे दो एल्डिहाइड ले लेंगे। जैसे हम एक ले रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पे एसिटल्डिहाइड CH3CHO। तो ये एसिटल्डिहाइड है, इसका दो अणु ले लेंगे। तो या तो यहाँ पे दो लिख दीजिए या एक और यहीं पे हम लिख देते हैं CH3CHO। तो दो हमने एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड को ले लिया और दो एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, क्षार की, यहाँ पे देख लीजिए क्षार की उपस्थिति में हम संयोग करते हैं। तो चलिए इसको हम क्षार की उपस्थिति में, क्षार मतलब एक मजबूत क्षार क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक मजबूत क्षार होता है और इसको अब हम क्या करते हैं, एक क्षार की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ना तो जानते हैं क्या बनता है, जानते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे बनता है CH3CHOH CH2 और CHO बनता है। ठीक है ना, तो ये हमारा बनता है जी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इन दोनों से ये कैसे बन गया, ये नहीं समझ में आया तो मैं बताना चाहूंगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है ना, केवल एक हाइड्रोजन आकर इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है। तो देखिए CH3CH हो जाएगा, तो CH3CH यहाँ से एक H आया है, यहाँ पे O है तो OH हो गया। अब यहाँ पे क्या C और 2 हाइड्रोजन बचेगा, तो इसका मतलब क्या CH2 बचेगा, फिर CHO है तो CHO बन गया। तो ये हमारा बनता है, तो ये हमारा बनता है। अब इसी को फिर से हम क्या कर देते हैं, इसको अगर फिर से हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं ना, ये रुकता नहीं है, यह बनेगा और इसी को थोड़ा सा हम गर्म कर देंगे तो फिर से हमारा एक और प्रोडक्ट बन जाता है, जो क्या बन जाता है CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO बन जाता है और यहाँ से -H2O बाहर निकल जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर जाकर कंप्लीट होता है, मतलब रुकता है, ठीक है ना। मैं पहले नाम लिख दे रहा हूँ। अच्छा ये समझ में नहीं आया कैसे आया, यहाँ से ये तो समझ में आ गया ना, यही हमारा है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अच्छा मैं जानता हूं, मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत सारे स्टूडेंटों को सर कंफ्यूजन होगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, आपको यहां से लेकर यहां तक भी अगर आप लिख देते हैं ना, यहां तक बस इतना ही, ये आगे का नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपका नंबर फुल ही मिलेंगे। क्योंकि हमें बस इतना ही बताना था कि जब दो हम एल्डिहाइड या कीटोन को एक क्षार की उपस्थिति में हम गर्म करेंगे ना, तो हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और इसी अभिक्रिया को हम एल्डोल संघनन कहते हैं। तो ये हमने लिख दिया है, ठीक है ना। अच्छा ये यहां से ये कैसे आया, तो देखिए यहां पर ये हमारा OH है ना, तो ये OH निकला और यहां से एक H निकला है, तो OH H मिलकर H2O बनकर बाहर निकल गए। अब यहाँ पे CH3CH हुआ तो CH3CH, और फिर यहाँ पे ये तो निकल गया है, यहाँ पे CH बता तो CH और फिर CHO है तो CHO बन गया। तो ये बन गया है, फिर भी मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल। 2-ब्यूटेनॉल है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना।
चलिए मजा आएगा दोस्त, आप टेंशन ना लें, धीरे धीरे सब आसान लगने लगेगा। थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा रिएक्शन तो मैं जानता हूं, बट परेशान नहीं होंगे, थोड़ा बहुत आपको हार्ड भी लगेंगे तो उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सब समझ में आएंगे। एक आपसे रिक्वेस्ट हम करें, एक केवल रिक्वेस्ट आप सभी से रहेगा कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आप सपोर्ट और प्यार दिखाएंगे तो इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट और प्यार दिखाते हैं तो अंतिम प्रहार का एक बैच हम लॉन्च कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि अंतिम प्रहार का एक बैच आपको लॉन्च होगा, जिसमें हम अंतिम बार आप सभी को 7वीं बार हम रिवीजन की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ये अंतिम प्रहार कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 फरवरी से आपका एक भी क्लासेस मिस नहीं होना चाहिए। शाम को 6:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएंगी पर डे। तो ये बात आप याद रखेंगे, मैं बता दे रहा हूं अंतिम प्रहार है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ जो नोटिफिकेशन एक बेल होता है इसको भी जरूर ऑन कर लीजिएगा। करेंगे ना? अच्छी बात है जी, तो जरूर कर लेंगे, ये आवश्यक बात आप याद रखेंगे। चलिए जी, तो अगला हमारा आता है केनिज़ारो अभिक्रिया। ये सब कंसिस्टेंट पूछे गए हैं। केनिज़ारो अभिक्रिया का मतलब कि जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर हमें क्या मिलता है? मेथिल अल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी अभिक्रिया को केनिज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सा है। देखिए क्या कहा गया, सबसे पहले हम फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, तो चलिए जी हम ले लेते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड हो गया। अब फॉर्मल्डिहाइड का हम 2 अणु लेंगे, तो यहां पे हम HCHO 2 बार लिखते हैं, या तो हम चाहते तो केवल यहाँ पे 2 भी लिख देते तो काम चल जाता, बट उस तरीके से समझ में पता नहीं आपको अच्छे से आएगा या नहीं, इसलिए 2 बार हमने लिख दिया अलग अलग। तो जब हम क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को लेंगे, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करा देते हैं? क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना, तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, जैसे ही क्रिया करा देंगे तो ये हमारा इतना निकल जाए, C और 3 हाइड्रोजन CH3 ये हमारा यहाँ से निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है? CH3 और OH बन जाता है। और उसके बाद एक और चीज बनता है HCOONA, सोडियम फॉर्मेट भी बनता है। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे C और H3 है, तो CH3 और OH, CH3OH बन गया मेथिल अल्कोहल। और उसके बाद यहाँ पे अब क्या हमारा बचा है? देखिए अब क्या हमारा, तो यहाँ पे H बचा था, HCOONA, तो HCOONA हो गया, इसी को सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। और ये क्या हमारा बना है? मेथिल अल्कोहल। ये क्या है? सोडियम फॉर्मेट। चलिए जी, तो आशा करता हूं समझ के होंगे। ये आपको इस तरीके से करना नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए करता हूं। ये हमारा क्या है? इसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो मैं यहां पे नाम लिख दे रहा हूं, तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीज़ों को हम देखेंगे जी, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो ये सब अभी नेमिंग रिएक्शन करा रहे हैं, इन सभी को ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अगला हमारा आता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराने पर क्या बनता है? मेथिलेमिन बनता है, और इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? एसिटिक अम्ल की क्रिया को हाइड्रोजोइक अम्ल से कराएंगे, ठीक है ना। तो मेथिलेमिन बनेगा, इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए हम कैसे कराते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एसिटिक अम्ल हम लेंगे, तो एसिटिक अम्ल हम ले लेते हैं CH3COOH। तो ये हमारा एसिटिक अम्ल हमने ले लिया, और एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराएंगे, तो N3H हाइड्रोजोइक अम्ल से हम क्रिया करा देते हैं। तो जैसे ही हम हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा?
देखिए जैसे ही हम इसकी क्रिया करा देते हैं ना, तो यहाँ से हमारा ये निकलता है सबसे पहले CO2, मतलब CO2 निकल जाता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा CH3। यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ से एक और चीज आप निकाल लीजिए पहले। यहाँ पे हमारा देखिए 3 हाइड्रोजन है ना, 3 नाइट्रोजन, तो इसमें से केवल 2 नाइट्रोजन निकलते हैं। यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकलता है, तो 2 नाइट्रोजन अगर निकला, 2 नाइट्रोजन निकलेंगे तो ये N2 बनकर भी बाहर निकल जाएंगे। तो अब बचा क्या, CH3 पहले बचा, तो ये हम लिख देते हैं CH3, ठीक है, CH3। फिर यहाँ पे 1 नाइट्रोजन बचा है, तो ये हम नाइट्रोजन लिखेंगे। फिर 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो NH2 लिख देंगे, NH2 लिख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, मेथिल एमीन हो जाएगा, मेथिल एमीन, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, हाइड्रोजोइक, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटिक अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल। चलिए स्क्रीनशॉट आप समझ तो रहे हैं ना कि जब एसिटिक, यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है, और इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यही हमने कहा है, यही हमने लिखा भी है, ठीक है। चलिए बाबू, आसानी से समझ में आ रहा होगा ना, समझ में तो आ रहा है ना, थकना बिल्कुल भी नहीं है, हार नहीं मानना है। ये सब रिएक्शन बार बार क्यों कराएगा जी, बार बार कितनी बार हम कराएं, इसलिए मैं कहूंगा कि आप आज देख रहे हैं तो अच्छे से देख लीजिए, और ये जो परेशानी है आपका, इस डाउट को क्लियर कीजिए आज ही, कि रिएक्शन का टेंशन आपके माइंड में से ना निकल जाए, ठीक है। एक बार मेहनत कर लेंगे, उसके बाद फिर ये रिएक्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा। अगला आता है रीमन टीमन अभिक्रिया, इसी को राइमर टीमन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो एसिटिक एल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम फिनॉल को ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, फिनॉल को ले लेते हैं। तो बेंजीन रिंग लेंगे और इसके ऊपर अगर OH जोड़ दे तो ये हमारा फिनॉल हो जाएगा। तो जब फिनॉल को हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। फिनॉल में हम क्या मिलाएंगे, क्लोरोफॉर्म मिलाएंगे। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया। क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देते हैं और इसको क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो देख लीजिए अब यहाँ से क्या मिलता है। तो सबसे पहले हमने ये लिया, फिर क्लोरोफॉर्म से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की 3 मात्रा में लेंगे। तो या तो हम इस तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड 3 मात्रा में ऐसे लिख देते हैं, हम चाहते तो यहाँ पे ओनली 3 भी लिख देते तो वही बात होता, बट इस तरीके से अलग हमने लिखा है, क्यों, जिससे आसानी से समझ में आए। तो देखिए यहाँ से क्या होते हैं ना, सबसे पहले जो होता है यहाँ से ये 3 मात्रा में हमारा सोडियम निकलता है और यहाँ से 3 हमारे क्लोरीन निकलते हैं। सोडियम क्लोराइड ये हमारे NaCl, ये हमारा सबसे पहले NaCl, तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड ये हमारा बाहर निकल जाता है। सबसे पहले ये हमारा निकला। उसके बाद अब हमारा दूसरा क्या निकलता है, दूसरा हम ये कह सकते हैं अच्छा, ओ मतलब यहाँ से अगर हम देखें यार, एक दो तीन चार 5, तो 4 हो गए, 1 2 3, तो ये तो हमारे यहाँ पे ऐड हो जाएगा ना। हाँ जी, अच्छा इतनी बात आप समझ गए ना कि 3 Cl 3 सोडियम 3 क्लोरीन से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गया, ये इतनी बात समझ गए ना। चलिए अच्छी बात है, इतना अगर आप समझ गए हैं तो उसके बाद अब समझिएगा, ये हमारा फिनॉल है ना, तो ये हमारा फिनॉल इसी तरीके से यहाँ पर ये ऐड हो जाता है, ये फिनॉल। और यहाँ पे एक इसके एक सिरे पर यहाँ पे देखिए ये हमारा
यहाँ पे ये सब सिरा है, इन सभी पर हाइड्रोजन होता है, इन सभी पर हाइड्रोजन है। बस हम यहाँ पे हाइड्रोजन इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको पता चले। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को यहाँ से एक ऑक्सीजन आता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है और ये ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा इस CHO के साथ, ये मतलब CH के साथ ये O भी जुड़ जाता है। तो मतलब यहाँ पे CHO यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, CH और ये O, CHO यहाँ पे आकर ऐड हो गया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिए। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, याद रखिएंगे ये हाइड्रोजन। और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को 2H2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन को यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये मतलब क्या, 2 मात्रा में H2O बन गया है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। अगर नहीं समझ में आया पीछे लेकर वीडियो देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ये हमारा क्या है, इसी को हम कहते हैं फिनॉल। ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। ये हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब मजबूत क्षार है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसिटिक एल्डिहाइड। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है हमारा उलेमान अभिक्रिया। अब उलेमान अभिक्रिया क्या है, तो जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूड़ के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो डाइफेनिल बनता है। और इस अभिक्रिया को उलेमान अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमने बताया कि जब आयोडोबेंजीन को एक बंद नली में कॉपर चूड़ के साथ हम गर्म करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आयोडोबेंजीन को ले लेते हैं। तो यहां पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, यहां पे हम लेंगे आयोडोबेंजीन, तो C6H5I, तो ये हमारा आयोडोबेंजीन हो गया। आयोडोबेंजीन को हम क्या करेंगे, एक बंद नली में कॉपर चूड़ के साथ हम गर्म करेंगे। तो हम कॉपर चूड़, यहाँ पे कॉपर चूड़ के साथ 2 मात्रा में कॉपर ले रहे हैं, कॉपर चूड़ के साथ हम गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम देखिए, यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, यहाँ पे हम देखिए आयोडोबेंजीन को कॉपर चूड़ के साथ हम गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बात आपको मैं बता दूं कि जब 2 कॉपर लेते हैं ना, तो यहाँ पे 2 हम आयोडोबेंजीन को भी लेते हैं। तो या तो यहाँ पे आप 2 लिख दें, या तो यहाँ पे 2 लिख दें, या एक और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, C6H5 और I। तो ये हमारा आयोडोबेंजीन हो गया। थोड़ा सा ये बीच में लिख देते हैं, तो सही रहेगा। और 2 मात्रा में ये कॉपर हो गया। तो जब आयोडोबेंजीन को कॉपर के साथ, कॉपर चूड़ के साथ हम क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से ये इतना हमारा सबसे पहले बाहर निकलता है। 2 कॉपर 2 आयोडीन से क्रिया करके यह बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा कॉपर आयोडीन, ये हमारा बाहर निकल गया 2 मात्रा में है ना, तो ये 2 हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा, C6H5 बचा। तो ये हम लिख देते हैं C6H5 और C6H5, या इसी को आप कोष्ठ में मैं लिख दे रहा हूं C12H10 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को डाइफेनिल हम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं जी, इसी को डाइफेनिल, इसी को हम डाइफेनिल कहते हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। ये कॉपर चूड़ है, ये कॉपर चूड़ है। ये हमारा क्या है, बेंजीन, आयोडोबेंजीन है। ठीक है बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सब समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है ना। ये सभी रिएक्शन हम छांट कर आपको लिए लेकर आए हैं, तो छांट कर ये कम से ज्यादा आज नहीं बताएंगे, बस हम 7 इंपॉर्टेंट हम नेमिंग रिएक्शन को बताने वाले हैं।
7 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को हम बताने वाले हैं। याद रखेंगे, मात्र 7 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन को आपको तैयार करना है। उसके बाद हम क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें बताएंगे। याद रखेंगे 20 में से ओनली हम 7 बता रहे हैं। तो बुटस अभिक्रिया क्या होता है, चलिए अब इसको भी हम समझ लेते हैं और कंप्लीट करते हैं। तो लिखा गया है कि जब एल्काइल हाइलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। इसे बुटस फिटिंग अभिक्रिया बुटस अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, नहीं समझ में आया, समझा देते हैं। एल्काइल हाइलाइड को लेंगे तो यहां पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एल्काइल हाइलाइड। तो एल्काइल हाइलाइड के दो अणु को लेंगे तो यहां पे या तो हम 2 लिख दें या और भी हम यहां पे एक और एल्काइल हाइलाइड इस तरीके से हमने लिख दिया। तो जब एल्काइल हाइलाइड को हम क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, 2 मात्रा में यहां पे सोडियम धातु है, इसके साथ हम क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, अक्रिया किससे कराएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो यहां से हमारा 2 मात्रा में सोडियम 2 मात्रा में हाइलाइड निकल जाते हैं। मतलब यहां पे हमारा सोडियम हाइलाइड ये 2 मात्रा में बाहर निकल जाता है। आर ये हमारा बन जाता है, आर सिंगल बॉन्ड आर बन जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को एल्केन कहते हैं। ये हमारा क्या बना है, ये सोडियम है, ये हमारा एल्किल हाइलाइड है। ठीक है ना, तो ये आप समझ गए होंगे कि जब एल्किल हाइलाइड को, देखिए यहां पे लिखा गया है कि जब एल्किल हाइलाइड के 2 अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो एल्कीन प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को बुटस अभिक्रिया कहते हैं। केवल इतना आप लिख देंगे। आप चाहे तो इस पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं या इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। अब ये एक आर क्या है, हाइलाइड है, एल्काइल है। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर हम दें तो इस पर हम दे भी सकते हैं, क्या देंगे, तो जैसे कि CH3Cl, एल्काइल हाइलाइड के जगह पर मेथिल क्लोराइड हमने दे दिया। अब मेथिल क्लोराइड के हम 2 अणु ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन से यहाँ पे क्रिया कर लेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गया और यहाँ पे CH3 बन गया तो ये हमारा CH3 हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं एथेन। इसी को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट बाबू ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए जी, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी हो रहा है इस बात को देखकर कि आप अभी तक कंसिस्टेंट बने हुए हैं, कंसिस्टेंट वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए ये सफलता की सबसे पहला हम कह सकते हैं एक सीढ़ी होता है, वो होता है कंसिस्टेंसी। तो अगर निरंतरता आपके अंदर है, आप कंसिस्टेंट किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे आप अच्छे तरीके से पढ़ाई जो कर रहे हैं, पढ़ाई ही करते हैं, तो सफलता आपको पाने से, सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है ना, बशर्ते आपको कंसिस्टेंट अपना पढ़ाई को करना है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन 20 हमने कहा हुआ था, मात्र मैंने 7 कराया। उस 20 में से जो निचोड़ था 7, जो कि 100% आपको तैयार करने हैं और ये कंसिस्टेंट पूछे जाते हैं, वो हमने बता दिए। अगर आपको चाहिए कि सर नहीं 20 हमें बता दीजिए, तो उसको हम बहुत बार करा भी दिए हैं, तो या तो आप जाकर पीछे की वीडियो देख लीजिए या आपको उससे भी अच्छा है जो हमारा टॉपर नोट्स, तो टॉपर नोट्स ले लीजिए, ये मैं कहूंगा। अब टॉपर नोट्स के बारे में आप सब कुछ जानते ही हैं। ओनली 199 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का आपको टॉपर नोट्स दिया जा रहा है, वो भी चैप्टर वाइज आपको दिए जाएंगे। पहले चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट परिभाषा, नियम, सिद्धांत, डेरिवेशन, अभिक्रिया जो भी है, चैप्टर वाइज आपको दिए जा रहे हैं। नेमिंग रिएक्शन 3 प्रकार के आपकी अभिक्रियाएं हैं, वो सब दिए जाएंगे। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी, मतलब सब कुछ दिया जा रहा है। उसको पढ़ लेते हैं ना, तो मैं कह सकता हूं कि आपको 85 to 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, बशर्ते आपको वो सब
चीजें तैयार करनी है, कंसिस्टेंट पढ़ाई करना है। मैं बता दे रहा हूं कि वही स्टूडेंट इस नोट्स को ले जिनको पढ़ना है वास्तव में। हलवाबाजी करना है तो नोट्स ना लें, ठीक है ना। उसके लिए आप वीडियो से ही पढ़ाई करें, क्योंकि वीडियो से फ्री है ना। फ्री का वैल्यू भले ही ना करते हैं स्टूडेंट, बट फिर भी हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अब मैं जानता हूं कि जितने स्टूडेंट सीरियस हैं जो अपने इस वीडियो को देख रहे हैं हमारे, तो वो सीरियस होंगे, वो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होंगे, अपने जिम्मेदारी को समझते होंगे। और जो जिम्मेदारी समझते हैं, नोट्स बहुत सारे स्टूडेंटों ने ले लिया है, अभी तक आपने टॉपर नोट्स नहीं लिए तो लेकर अपने अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे कैसे प्राप्त करेंगे। अब हमारा आता है कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन कैसे पूछता है कि डायज़ोनियम लवण से हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है। डायज़ोनियम लवण से हमें क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ये यहाँ पे हमें बता दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं जी। इसी तरीके से कहता है, तो पहले हमारा आता है डायज़ोनियम लवण। अब डायज़ोनियम लवण क्या होता है, तो बेंजीन रिंग ये हमारा हो गया। अब बेंजीन रिंग के साथ ये हमारा जुड़ जाता है जैसे N2Cl, तो ये हमारा क्या है, डायज़ोनियम लवण है। ये हमारा डायज़ोनियम लवण है। तो जब डायज़ोनियम लवण को हम क्या करते हैं, जब डायज़ोनियम लवण को डायज़ोनियम डी हमारा डायज़ोनियम लवण है, ठीक है ना। तो जब डायज़ोनियम लवण को हम क्या कर लेते हैं, Cu2Cl2, ठीक है ना। जब हम डायज़ोनियम लवण को Cu2 या Cl2 के साथ हम क्या कराते हैं, उपस्थिति में हम इसकी क्रिया कराते हैं ना, उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ना ये हमारा ये 2 नाइट्रोजन है, ये बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले तो 2 नाइट्रोजन ये हमारा बाहर निकल जाता है। जैसे ही हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके साथ ये हमारा Cl जुड़ गया। और जब बेंजीन के साथ ये क्लोरीन जुड़ गया है तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसी को क्लोरोबेंजीन कहते हैं या बेंजीन क्लोराइड कहते हैं, ये भी नाम याद रखेंगे। ये हमारा क्या है, डायज़ोनियम ये हमारा डायज़ोनियम लवण है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलिए जी, आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, जो होता है कि बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल हम कैसे प्राप्त करते हैं, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं। यह हमारा बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ गया, तो ये क्लोरोबेंजीन है। तो क्लोरोबेंजीन को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम क्रिया करा देते हैं, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे और इसको हम गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में, तो 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे तो देखिए क्या बनता है, यहाँ से ये हमारा Na निकलता है, यहाँ से Cl, तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड बनकर ये हमारा बाहर निकल जाता है। NaCl सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गया और ये OH है, ये यहाँ पे आकर जुड़ जाता है। तो ये हमारा बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर ये OH जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा फिनॉल बन जाता है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फिनॉल हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, फिनॉल। ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक मजबूत क्षार है जी। ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। चलिए जी, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। ये हमारा अभिक्रिया है कि क्लोरोबेंजीन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मजबूत के क्षार के साथ 623 केल्विन ताप पर और 300 ATM दाब पर हम क्रिया कराते हैं तो फिनॉल का निर्माण हो जाएगा। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बना समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए जी, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड से, देखिए बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। बहुत बार ये सब पूछे गए हैं, मैं बता दे रहा हूं। तो बेंजाइल क्लोराइड से, तो बेंजाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर COCl जुड़ जाता है तो ये बेंजाइल क्लोराइड हो जाएगा। तो जब बेंजाइल क्लोराइड को हम क्या करते हैं, बेंजाइल क्लोराइड को हम H2 मतलब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया कराएंगे, PD और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना तो समझिए क्या होता है, ये 2 हाइड्रोजन है ना, इसको हम चाहें तो H सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन से क्रिया करके HCl बनकर ये बाहर निकल जाता है, सोडियम क्लोराइड बनकर बाहर निकल गया। अब ये हमारा बेंजीन रिंग के साथ CO जुड़ा हुआ है, ये H इसमें जाकर जुड़ गया, तो ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे CHO हो जाएगा, CHO। तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी, CHO जुड़ गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। ये हमारा बेंजल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। तो जब बेंजाइल क्लोराइड को हाइड्रोजन गैस के साथ PD या BaSO4 की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे बना, समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए जी, तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि बेंजाइल क्लोराइड से बेंजील एल्कोहल कैसे बनता है। तो बेंजील क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, मतलब बेंजील क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, बेंजील एल्कोहल हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बेंजीन क्लोराइड को हम ले लेंगे, बेंजील क्लोराइड को। तो बेंजील क्लोराइड का सूत्र होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl, तो ये हमारा बेंजील क्लोराइड हो गया। अब बेंजील क्लोराइड को हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्रिया कराते हैं, उपस्थिति में इसका जल अपघटन कराएंगे। इसका जल अपघटन कराते हैं, तो जैसे ही जल अपघटन कराएंगे ना तो यहां से हमारा सोडियम निकलता है, यहां से ये हमारा Cl निकलता है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड बनकर ये हमारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, ये बाहर निकल गए। और ये हमारा OH है, ये यहाँ पे आकर जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये हमारा बेंजीन रिंग है। फिर CH2 है, तो ये हमारा CH2, और फिर CH2 के बाद OH है, तो ये OH जुड़ गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बेंजील एल्कोहल। बेंजील एल्कोहल कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, बेंजील क्लोराइड। और ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एक मजबूत क्षार है। चलिए जी, आशा करता हूं समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, समझ के हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है मेथिल आयोडाइन से एथेन कैसे बनेगा। मेथिल आयोडाइन से इथेन कैसे बनेगा ये हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मेथिल आयोडीन से इथेन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेथिल आयोडीन। तो ये हमारा क्या ले लिया हमने, मेथिल आयोडीन को हमने ले लिया है। अब मेथिल आयोडीन को हम 2 मात्रा में लेंगे, तो CH3I हमने ले लिया। इसको हम क्या कर देते हैं, सोडियम के साथ हम क्रिया कराएंगे। 2 मात्रा में सोडियम मतलब मजबूत क्षार के साथ हम क्रिया करा देते हैं। जैसे ही हम क्रिया कराएंगे ना, तो देखिए यहां से हमारा इतना ये बाहर निकल जाता है, शुष्क ईथर,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो सोडियम 2 आयोडीन से क्रिया कर कर ये हमारा क्या बन जाएगा 2NaI। सोडियम आयोडीन बाहर निकल गया, CH3 हमारा बन जाता है, तो ये हमारा CH3 बन गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। ये हमारा एथेन हो गया। ये हमारा क्या है, मेथिल आयोडीन। मेथिल आयोडीन है। ये हमारा सोडियम है, मजबूत एक क्षार है जी। चलिए, तो ये आप समझ गए ना, हमें क्या बनाना था, मेथिल आयोडीन से एथेन बनाना था। तो ये हमारा एथेन बन चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, बिल्कुल भी हमें मिस नहीं करना है, देर नहीं करना है, ठीक है ना। ठीक है बाबू, चलिए, सब समझ में तो आ रहा है ना, आ ही तो रहा होगा, ठीक है ना। अब नहीं आ रहा है तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इतना सिंपल में तो हम सब समझा रहे हैं। अगला कह रहे हैं फिनोल से बेंजीन। फिनोल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो फिनोल का सूत्र क्या होता है जी, फिनोल मतलब बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर OH जुड़ गया है तो ये हमारा फिनोल हो जाएगा। हम इसको क्या कर देते हैं, हम जैसे ही फिनोल को लेंगे, फिनोल को हम जिंक मतलब जिंक चूर्ण के साथ हम गर्म कर देंगे। तो जैसे ही जिंक चूर्ण के साथ हम गर्म करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे ये समझिएगा, ये जो जिंक है ना, यहाँ से ये जिंक है, ये इस ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो जिंक ऑक्साइड बनकर ये हमारा बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बेंजीन के साथ ये H है तो ये जुड़ जाता है, तो ये हमारा बेंजीन रिंग है, और इसके साथ ये हमारा H जुड़ जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए ये हमारा H, ये 6 सिरा है ना, 1 2 3 4 5 6, वास्तव में इन सभी जगह हाइड्रोजन है, ठीक है। तो या तो आप ऐसे भी लिख दीजिए बेंजीन, या चुपचाप इस हाइड्रोजन को भी ना दिखाकर केवल ऐसे भी बना देंगे ना, ऐसे भी, तो ये भी बेंजीन ही है, ठीक है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो ये आप इस तरीके से रिएक्शन को लिख लीजिएगा, ये बनाने की जरूरत नहीं है। ये आप रेड में नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे सिंपल में ऐसे भी लिख दीजिएगा, ठीक है ना बाबू, इस तरीके से बस इतना ही लिख दीजिएगा। अब कहेंगे ये हाइड्रोजन, तो आप चाहें तो यहाँ पे हाइड्रोजन दर्शा सकते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे तो चलेगा, क्योंकि सभी ये 6 सिरा पर हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है। ये हमारा जिंक चूड़ है, क्या बात है, जिंक चूड़ है। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। मजा तो आ रहा है ना। मुझे भी डाउट होता है कि पता नहीं आपको मजा आता है या नहीं। पढ़ाई में तो ज़्यादातर स्टूडेंटों को मज़ा नहीं आता है, वो सोचते हैं ना कि सर मज़ा नहीं आ रहा। वो मैं देखता भी हूँ, ऐसा कमेंट आता है कि सर मज़ा नहीं आ रहा। पढ़ाई मज़ा थोड़ी ना है दोस्त, पढ़ाई एक जिम्मेदारी है, एक कर्तव्य है, जिसको आपको कठिन परिश्रम, कठिन रास्तों पर चलकर ही पार करनी पड़ेंगी। ये कोई रील थोड़ी ना है कि जब मन करा हटा दिए, ऐसा कर दिया, वैसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट चले भी गए होंगे छोड़कर, पर जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, सफलता की यही रास्ता है जिस रास्ते पे आप अभी चल रहे हैं, यही सफलता का रास्ता है दोस्त। तो पढ़ाई करिएगा, मैं तो यही कहूंगा। फिनॉल से एनिलीन, यही पढ़ाई ना आपको एग्जाम में जब बैठकर लिख रहे होंगे और कुछ व्यक्ति या स्टूडेंट मुंह ताकेंगे इस तरीके से चुपचाप बैठकर, तो उनसे उस टाइम पे आपको लगेगा हमने पढ़ा हुआ है तो लिख रहे हैं, तो गर्वित महसूस होता है उस टाइम पर। और कुछ वैसे ही कॉपी लेकर बैठे रहते हैं इधर उधर की फिराक में कि वो बता दे, ये बता दे, तो ये वाली चीजें अच्छी नहीं लगता दोस्त। पता नहीं मेरी बातों को आप समझते हैं या नहीं, बट मैं समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं। चलिए हमारा फिनॉल ले लेते हैं। फिनॉल से हमें क्या बनाना है, हमें एनिलीन बनाना है। तो ये हमने फिनॉल ले लिया। अब फिनॉल को हम क्या करेंगे, अमोनिया NH3 से हम क्या करा देंगे, क्रिया करा देंगे। फिनॉल को अमोनिया से हम क्रिया करा देते हैं। अब किसकी उपस्थिति में हम कराएंगे, तो यहाँ पे याद रखेंगे ZnCl2। ये निर्जल होना चाहिए, बिना जल का होना चाहिए, निर्जल
ZnCl2 की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो यहां से अगर आप ध्यान से समझें तो यहां से 2-3 हाइड्रोजन, मतलब यहां से अगर आप ध्यान से समझें, यहां से हमारा OH निकलता है, ठीक है ना, और यहां से एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा एक हाइड्रोजन यहां से निकला और यहां से OH, तो बताइए H और OH मिलेगा तो ये क्या बनेगा, H2O बनेगा ना। तो ये H2O, यहाँ से OH यहाँ से H निकलते हैं तो ये H2O मतलब जल के अणु बनकर बाहर निकल जाते हैं। जब इतना बाहर निकल गया तो अब क्या बचा, ये बेंजीन रिंग, और इसके ऊपर अब यहाँ पे क्या बचा है, एक नाइट्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन मतलब NH2 बचा है। ये NH2 यहाँ पे आकर जुड़ जाते हैं, तो ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, NH2 जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या है, इसी को कहते हैं एनिलीन। इसी को क्या कहते हैं जी, एनिलीन कहते हैं। ये क्या है, अमोनिया है, अमोनिया। ये क्या है, ये हमारा फिनॉल है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, तो ये हमारा कितना हमने आपको बता दिया, इसमें भी हमने क्या कैसे प्राप्त करें में मात्र हमने 7 बताया है। कम से कम 7 तैयार कर लीजिएगा, या आपको मैंने बताया कि अगर इससे भी ज्यादा आपको तैयार करना है कि आप चाहते हैं सच में एकदम बिल्कुल हमें टॉपर बनना ही है दोस्त, हमें अपने कम से कम कुछ नहीं तो जिला स्तर पर या स्कूल में अपने टॉपर बनना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये कर सकते हैं, हमारी टॉपर नोट से स्टडी कीजिए। जितने स्टूडेंट टॉपर नोट्स लिए हुए हैं उससे अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। उसमें हमने चुनिंदा आपको क्वेश्चन को दिए हुए हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अब बार बार आते हैं, 4 साल से मैं एक्सपीरियंस, मतलब 3 साल से तो मैं पढ़ा ही रहा हूं और 1 साल मैंने खुद क्लास 12 की तैयारी कराया है, किया है और एग्जाम दिए हैं, तो उतना तो एक्सपीरियंस है दोस्त कि कौन से एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो उसके आधार पे हमने टॉपर नोट्स बनाए हुए हैं। तो नंबर तो आपको पहले हमने दिया था, तो आप जाकर उस नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे अब बढ़ेंगे। सबसे पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, इसका ले लिए है ना। तो अब हमारा नेक्स्ट अब जो आएगा वो हमारा है क्या होता है जब। क्या होता है जब जी, अब इस टाइप के हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्या होता है जब। क्या इसमें पहला क्वेश्चन हमसे कहा कि जब मेथिल मतलब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, तो जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहां पे हम ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, एथिल ब्रोमाइड को लेंगे, तो C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड हो गया। और एथिल ब्रोमाइड को हम क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हम क्या कराते हैं, क्रिया कराकर इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक है ना। इसको हम गर्म करेंगे, मतलब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम क्या करते हैं, इनकी उपस्थिति में इसके साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे ना, तो यहां से अगर आप समझें तो यहां से हमें सबसे पहले ये इतना निकलते हैं हमारा, देख लीजिएगा, यहां से पोटेशियम, यहां से ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो पोटेशियम ब्रोमाइड ये हमारे सबसे पहले तो बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा सबसे पहले KBr पोटेशियम ब्रोमाइड करके ये हमारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या निकलता है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे C2 है और H5 है ना, तो यहाँ से C2H4 यहाँ से निकल जाते हैं। तो C2H4 यहाँ से निकलते हैं, तो C2H4 निकले तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है ना, और यहाँ पे देखेंगे OH है, तो H और OH मतलब H2O होता है, तो ये H2O बनकर ये हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें हमारी समझ में आया होगा कि कैसे हमने किया है। सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड ये बाहर निकले हैं, फिर यहाँ से C2H4 ये निकले हैं, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH मतलब H2O बनकर बाहर निकल गए हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या कहते हैं, एथीन कहते हैं, एथीन नहीं, एथीन कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, एथीन।
ठीक है ना। ये हमारा क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। लिख देंगे तो नाम अच्छा रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप समझ गए ना, जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम गर्म करते हैं तो एथीन का निर्माण होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है ना। चलिए जी, अच्छी बात है, मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला हमारा दूसरा आता है कि आइडोबेंजीन से कॉपर, आइडोबेंजीन को कॉपर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है। तो देखिए, आइडोबेंजीन को हम ले लेंगे, सिंपल सा तो रिएक्शन आप समझ जाएंगे। ये आइडोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5I। ये हमारा आइडोबेंजीन है। तो आइडोबेंजीन को हम दो मात्रा में ले लेते हैं, C6H5I। तो ये हमारा आइडोबेंजीन हो गया। आइडोबेंजीन को हम कॉपर चूर्ण के साथ, मतलब दो मात्रा में कॉपर के साथ हम इसको क्रिया करा देते हैं। इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये हमारा इतना ये बाहर निकल जाता है, दो कॉपर दो आयोडीन से क्रिया कर लेगा, तो यहाँ पे कॉपर आयोडीन ये हमारा दो मात्रा में बाहर निकल गया। अब क्या बचा, C6H5, C6H5 बचा। तो ये हमारा क्या बन जाता है, C6H5 और C6H5 ये हमारा बन जाता है। इसी को डाइफेनिल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइफेनिल कहते हैं। तो ये हमारा डाइफेनिल बन गया। आशा करता हूं समझ रहे होंगे। इसको क्या कहते हैं, आइडोबेंजीन कहते हैं। ये हमारा आइडोबेंजीन है। तो आइडोबेंजीन को जब हम कॉपर के साथ, कॉपर चूर्ण के साथ हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो डाइफेनिल बनता है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा जी। ये याद रखेंगे तभी जाकर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा जी। ठीक है ना, ये बात आप हमारा याद रखिएगा। ठीक है बाबू। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड को फेहलीन विलयन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। यही ना फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है। अब फॉर्मल्डिहाइड को हम फेहलीन विलयन के साथ हम क्रिया कराएंगे। फेहलीन विलयन को हम कॉपर ऑक्साइड से, मतलब कॉपर ऑक्साइड को फेहलीन विलयन कहते हैं। तो इसका दो मात्रा से हम ले लेते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो क्या बनता है ये समझिएगा। यहाँ पे दो मात्रा में कॉपर है, दो ऑक्साइड है। तो ये तो ऐसे लिख दे या दो बार हम लिख दे क्या, चलिए ऐसे भी समझ जाइएगा। दो मात्रा में कॉपर है, मैं कैसे कहूँ, सबसे पहले समझिएगा, दो मात्रा में ये कॉपर है Cu2O। ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। देखिए चलिए मैं ऐसे ना समझा देता हूँ ऐसे ही। यह हमारा कॉपर ऑक्साइड है ना, फेहलीन विलयन, इसको हम दो मात्रा में ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ले लिया। ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड हमने इस तरीके से ले लिए हैं। देखिए इसमें से हमारा ये इतना और ये हमारा इतना एक साथ ये हमारा निकलता है। ठीक है ना। देखिए दो कॉपर है एक ऑक्साइड, दो कॉपर एक ऑक्सीजन, ये हमारा कॉपर ऑक्साइड बनकर बाहर निकल गया है। अब ये ऑक्सीजन है, ये यहाँ पे आकर बीच में जुड़ जाता है। तो ये अब कैसे जुड़ेगा, यही मेन है जी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे H, पहले HC और फिर यहाँ पे ये O है, ये O फिर ये O, दो ऑक्सीजन और फिर H जुड़ जाएगा। समझ रहे हैं। तो देखिए HCOOH है तो फिर तो HCOOH हमारा बन गया है। और ये हमारा मेन क्या बनता है, यही हमारा मेन है लाल अवक्षेप। इसका नाम, रासायनिक नाम क्या है, लाल अवक्षेप से हम इसको जानते हैं। ये आप याद रखेंगे। ये हमारा कॉपर फेहलीन विलयन है। ठीक है ना। ये नाम आप सब याद रखेंगे। अब बार बार नाम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो फुल नंबर नहीं मिलेंगे जब तक लिखेंगे नहीं। तो ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है,
ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर्मल्डिहाइड इतना हमने कर लिया ना, इतना कर लिए, बहुत ही अच्छी बात है। आगे के जो बचे हुए हैं ना, इसको भी हम आसानी से अब कर लेंगे, उसका टेंशन आप ना ले, बिल्कुल भी अब उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए जी, चलिए जब इतना हमने कर लिया, कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको भी देख ही लेते हैं। फॉर्मिक अम्ल को फेहलीन विलयन से हम क्रिया कराते हैं। अब फॉर्मिक अम्ल को फेहलीन विलयन से क्रिया कराना है, इसमें क्या था, फॉर्मल्डिहाइड को फेहलीन विलयन से। तो चलिए हम फॉर्मिक अम्ल को फेहलीन विलयन से हम क्रिया कराकर देख लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCOOH, ये फॉर्मिक अम्ल है, ये हमारा फॉर्मिक अम्ल है। अब फॉर्मिक अम्लों को फेहलीन विलयन से क्रिया कराएंगे तो ये हमारा CuO कॉपर ऑक्साइड हो गया, तो ये फेहलीन विलयन हो गया। तो इसको इसी तरीके से हम लिखते हैं, ये आप याद रखेंगे, या तो हम चाहें यहाँ पे 2 बार कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको बता रहे हैं रासायनिक समीकरण इसका। तो देखिए सबसे पहली बात इसमें आप समझ गए हैं, मैं कंफ्यूजन में खुद रहूंगा, इसके लिए हम यहाँ पे 2 ही बार लिख देते हैं CuO। मुझे सर्टिफाइड नहीं होगा, पता नहीं आप समझ पाए हैं या नहीं, इसीलिए मैं इस तरीके से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2 कॉपर और ये हमारा ऑक्सीजन, ये हमारा इतना, ये सबसे पहले C, 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन, तो 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन को कैसे लिख सकते हैं, Cu2O, कॉपर ऑक्साइड मतलब लाल अवक्षेप बनता है सबसे पहले। फिर दूसरा में अब क्या बनता है, दूसरा में यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ से 1 हाइड्रोजन और यहाँ का OH, तो HOH, अगर H और OH जुड़ता है तो ये हमारा H2O बन जाते हैं, H2O बनेगा ना, तो ये HOH जुड़कर तो H2O बन जाते हैं, तो ये H2O हमने लिख दिया बाहर। और उसके बाद अब क्या बचा, तो C है, फिर 1 O यहाँ पे है, 1 O यहाँ पे, तो 2 ऑक्सीजन है, तो CO2 बन गया। तो ये हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनकर बाहर निकल जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। ये जिस तरीके से कोष्ठ हम बना रहे हैं ना, वैसे नहीं बनाइएगा आप, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये बस हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, ये ना कि एग्जाम में आप जाकर बना दें, ठीक है। एग्जाम में बनाएंगे तो बाबू दिक्कत हो जाएगा, कट जाएगा नंबर। ये हमारा क्या है, फेहलीन विलयन है। हमें समझाना है ना, आपको थोड़ी ना वहां पे आपको लिख देना है। ये हमारा क्या है, फॉर्मिक अम्ल। टीचर इतना समझदार हैं, फॉर्मिक अम्ल। अब टीचर ऐसे थोड़ी ना बने हैं, पढ़े लिखे हैं वो लोग, तो वो अपना अच्छे से कॉपी चेक कर लेंगे, उसकी टेंशन अपना लें, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाबू, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है। इतना मेहनत कर रहे हैं, दिल खुश हो जाता है हमारा। अगला हमारा आता है, अगला हमारा क्वेश्चन है, यही अंतिम क्वेश्चन है कि एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो एथिल ब्रोमाइड को हम ले लेते हैं। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, C2H5Br। यह हमारा एथिल ब्रोमाइड हो गया। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड को लेंगे और सोडियम एथॉक्साइड से हम क्रिया करा देंगे तो C2H5ONa, तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया, सोडियम एथॉक्साइड। इसको हम क्या करा देते हैं, इसको हम क्रिया करा देते हैं, तो क्या ही बनता है। तो यहाँ से देखेंगे ना, तो यहाँ से Br निकलता है, यहाँ से सोडियम, तो ये हमारा क्या निकल जाता है, NaBr, मतलब सोडियम ब्रोमाइड, ये हमारा बाहर निकल जाते हैं। सोडियम ब्रोमाइड ये हमारा बाहर निकल गया। अब ये हमारा क्या बन गया, C2H5O C2H5 लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा C2H5O और फिर C2H5 बन गया। और इसी को हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। तो ये हमारा डाई एथिल ईथर हो गया। ये हमारा क्या है, एथिल ब्रोमाइड है। ये हमारा क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं सोडियम चलिए बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
चलिए आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये केवल इसमें रासायनिक समीकरण ही लिखना होता है, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। ज्यादा इसमें कोई भाषा के यूज नहीं करना है, ऐसे नहीं लिखना है कि पहले आप लिखें इसको कि जब हम एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो डाई एथिल ईथर बनता है, ऐसे आपको नहीं लिखना है। सिंपल सा ये पूछा गया है, समीकरण केवल दे देना है। अब केवल रासायनिक समीकरण ही वहां पे क्वेश्चन में भी कहा जाता है कि केवल दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे क्या होता है जब मैं 5 हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दिए। अब ऐसा नहीं है कि केवल 5 ही है, मैं फिर कह रहा हूं हमने चुनिंदा बहुत ही कम करके हमने आपको बताया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं ना केवल सोच रहे हैं कि सर केवल हमें पास करा दीजिए, पास लायक नंबर हमें दे दीजिए, तो उनके लिए हम मोस्टली 5 ही कराए हैं। अदरवाइज आपको ज्यादा चाहिए तो हमारी पुरानी वीडियो निकाल कर देखिए, अभी हम महीने दिन में ही हमने रिएक्शन को कराया हुआ है, लगभग 15 दिन पहले ही। तो जाकर प्लेलिस्ट चेक तो कीजिए, प्लेलिस्ट बनाया गया है केमिस्ट्री का, जाकर चेक कीजिए, या लिखिए क्लास 12 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रिएक्शन ब्रदर सर, वीडियो बहुत सारी मिलेंगी, वहां से पढ़ाई कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई कीजिए। अभी तक 2 बातें याद रखेंगे, अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा में फॉलो नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, फ्री में है, आपको कोई पैसे नहीं देना है, वहां पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आपको हेल्प चाहिए, आपको समय बचाना चाहते हैं, एक अच्छा रोड मैप चाहते हैं कि सर हमें पता नहीं है कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े, अब समय बहुत ही कम बच गया है, तो उसके लिए आप टॉपर नोट्स हमारा जरूर लें। टॉपर नोट्स 199 में फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों और 249 रुपए में फिजिक्स केमिस्ट्री और हिंदी तीनों के मिल जाएंगे। तो नीचे नंबर है, मैसेज कर लीजिएगा, वहां पे कहिएगा, आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। चैनल पे नए होंगे, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा दोस्त, धन्यवाद।